नमस्कार मित्रों, मैं अविनाश निराला, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ कैनेट्स इंडिया एंड कैनेट इंस्टीट्यूट, आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल पर पढ़ा ही होगा कि क्लास 7th के बच्चे ने एक महीने में 9th एवं 10th की पूरी साइंस और पूरी मैथ अच्छे से पढ़ ली है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें सच्चाई कितना है, और यही जानने इस वीडियो पर आपने क्लिक किया है। तो आज आपको पूरी बात बताते हैं, और साथ ही साथ मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि अगर प्रयास किया जाए तो कुछ भी कार्य असंभव नहीं है, और हम ही लोगों के बीच में कुछ ऐसे वीर पुरुष होते हैं जो असंभव कार्य को संभव बना देते हैं। तो इसी क्रम में आज मैंने एक छात्र को चुना है जो बहुत ही साहस से कठिन पढ़ाई को पढ़ने का हिम्मत रखता है, और उसमें सफलता भी अर्जित इन्होंने किया है। तो इसी क्रम में आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक होनहार क्लास 7th के छात्र अंबिका यादव जी से। मैं इनसे आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को ये अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दें। Hello everyone, my name is Ambika Yadav. I am studying in class 7th in BRC Academy. आप किस विद्यालय में पढ़ते हैं? BRC Academy, ये कहाँ पर है? रुधौली बस्ती। रुधौली बस्ती में है, और क्लास 7th में आप पढ़ते हैं। यस सर। इंग्लिश मीडियम से है विद्यालय? यस सर। बहुत अच्छा है। तो आप हमें ये बताइए कि 9th और 10th की साइंस और मैथ क्या आपने वास्तव में पढ़ लिया है, पढ़ के ख़त्म कर दिया है? यस सर। मित्रों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पॉसिबल कैसे हुआ। आपको बताएं, ये सिर्फ एक महीने में ही इन्होंने पॉसिबल बना दिया, मतलब कि असंभव को संभव बनाकर इन्होंने दिखा दिया है। तो आपको बताते हैं कि कैसे इन्होंने एक महीने में क्लास 9th और 10th की मैथ और साइंस इन्होंने कंप्लीट की। तो देखिए मित्रों, ये हमारे बगल जो बैठे हैं ये इनके बड़े भाई हैं, और ये बस्ती में रामबाग में स्थित सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ते हैं, जो कि इस समय क्लास 10th में हैं। तो एक बार ज़रा इनका भी छोटा सा परिचय हम लेते हैं। तो आप भी थोड़ा सा परिचय दीजिए अपना। My name is Akshay Kumar. I reading class 10th in Rambagh Basti. तो 20 मई को जब इनका विद्यालय बंद हुआ तो ये अपने बड़े भाई के पास, मतलब यहाँ बस्ती सिटी में तैयारी करने के पर्पज़ से आए। और इन बच्चों को मैं 10th वालों को कुछ दिन पहले एक कोचिंग में हमने 10th साइंस पढ़ाया था, तो ये हमारे परिचय में थे। तो इन्होंने अपने पिताजी से हमारी मुलाकात कराई। इनके पिताजी ने जब हमसे कहा कि आपको इस बच्चे को पढ़ाना है जो कि क्लास 7th में है, और इसको 9th और 10th की पूरी साइंस और मैथ पढ़ानी है, तो एक बार मैं आश्चर्यचकित हुआ और ये सोचा कि ये कैसे हो सकता है, जब क्लास 9th और 10th के बच्चे अपने ही क्लास के सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, तो क्लास 7th का ये बच्चा कैसे 9th और 10th की चीज़ें समझ पाएगा, पढ़ पाएगा। तो मैंने सोचा कि ये मुश्किल है, तो मैं मना कर रहा था, लेकिन इनके पिताजी ने कहा कि सर ये क्लास 7th में है, लेकिन 8th तक का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा साइंस, पूरा मैथ इसने पढ़ के रख दिया है। तो ये सुनकर मेरा हौसला बढ़ा, और हमने ये कहा कि 2-3 दिन मैं इसे पढ़ा के चेक करूँगा। अगर मुझे लगता है कि ये आउटपुट दे रहा है तभी मैं कंटिन्यू कर पाऊँगा। और ये जानकर मुझे आश्चर्य हुआ, जब 2-3 दिन हमने पढ़ाया तो देखा कि आपको हकीकत बताएं कि 9th और 10th में ऐसे बच्चे मुश्किल से हमें मिलते हैं जो क्विक आंसर देते हैं, और पढ़ाने पर चीज़ें उनको याद हो जाती हैं। तो जब हमने इस बच्चे को पढ़ाना शुरू किया, पूछना शुरू किया, क्वेश्चन देना शुरू किया, पॉलिनोमियल पढ़ाया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया, तो जब उसके क्वेश्चन हमने दिए तो ये सॉल्व करके दिखा दिया। तो 2-3 दिन पढ़ाने के बाद मुझे लग गया कि ये बच्चा वास्तव में हिम्मती है, और 9th 10th ही छोड़िए,
11वीं-12वीं का भी अगर इसे पढ़ा दिया जाए तो ये पढ़ सकता है। और हमने पढ़ाना शुरू किया, और पढ़ाने का जो शेड्यूल था वो इस प्रकार था कि सुबह में आता था, 2-3 घंटे पढ़ाता था 9th की चीज़ें, मतलब 9th का साइंस और 9th का मैथ, और शाम को मैं आता था तो 10th का साइंस और मैथ पढ़ाता था, क्योंकि कुछ मैथ का कुछ पोर्शन दोनों में कॉमन है 9th और 10th में, जैसे कि पॉलिनोमियल हो गया, ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन हो गया, सर्कल हो गया, और भी कुछ चीज़ें जो है दोनों में मिलती जुलती हैं। तो मैथ हमने 9th और 10th को मिलाकर, मतलब एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि मिक्सचर बना के इसको पढ़ाया, और जबकि साइंस जो है अलग पढ़ाना पड़ा। और ये मान के चलिए कि एक चैप्टर मैक्सिमम 2 दिन चलता था, और इस तरीके से इन्होंने 20 मई को जब इनका स्कूल बंद हुआ और ये यहाँ चले आए, तो 20 मई से 20 जून तक लगभग 1 महीने में इन्होंने क्लास 9th और 10th, अब ये मान के चलिए कि साइंस में लगभग 12 चैप्टर 9th में है और 12 चैप्टर 10th में है, तो दोनों को मिला के 24-25 लेसन बन रहे हैं साइंस में, और ऐसे ही मैथ में बन रहे हैं। तो ये मान के चलिए सुबह और शाम में पढ़ाने की वजह से, एक सुबह जो है दूसरा चैप्टर पढ़ाता था, शाम को दूसरा चैप्टर पढ़ाता था। जैसे सुबह फिजिक्स चल रहा है तो शाम को बायोलॉजी चलता था या केमिस्ट्री चलता था। तो इस तरीके से मैनेज करके हमने पढ़ाया इनको, और इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, हमारा दिल बहुत खुश हुआ। आज के समय में बच्चे इतने लापरवाह हैं, इतने कामचोर हैं कि वो अपने ही क्लास के चीज़ों को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, कामचोरी करते हैं, लापरवाही करते हैं, और कहते हैं समझ में नहीं आ रहा है। मैं पढ़ा रहा हूँ रेगुलर, 11 सालों से मैं देख रहा हूँ, लेकिन क्लास 7th का बच्चा जब 9th-10th की चीज़ें सीख ले रहा है, तो 9th-10th में होने के बाद आप अपने क्लास की चीज़ों को क्यों नहीं सीख पा रहे हैं? ये कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके समझ में नहीं आ सकता है, इसीलिए ये वीडियो हमने बनाया ताकि आप ये सीखें कि जब क्लास 7th का बच्चा 9th-10th की चीज़ें समझ सकता है, पढ़ सकता है, तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। तो इनके माध्यम से भी कुछ इसके बारे में आप जानकारी लीजिए। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि क्या आपको जो मैं साइंस और मैथ पढ़ाता था, क्या आपके समझ में आता था? यस सर। चलिए, बहुत अच्छा है। तो आपको ये ऐसा नहीं फील हुआ कि 9th-10th की चीज़ें हैं, कैसे इसको पढ़ेंगे? रिवाइज आप करते थे कि नहीं करते थे? सर करते थे, ऐसा कभी नहीं लगा। मतलब रिवाइज करते थे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि ये चीज़ें हमारे समझ के बाहर हैं, या Yes, मैं sir. इन पर पकड़ नहीं बना सकता? नो सर। अच्छा, जब हम पढ़ाते थे तो क्या एक बार में आपको समझ में आ जाता था? यस सर। तो देखिए, बच्चे ने मेहनत किया है, इसका रिजल्ट आपको दिख रहा है। ये आप देख रहे हैं मोशन चैप्टर है, और इन्होंने ये सब पढ़ा है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, स्पीड वेलोसिटी में डिफरेंस हो गया, एक्सीलरेशन के टाइप हो गए, एवरेज वेलोसिटी हो गया, इक्वेशन ऑफ मोशन भी इन्होंने पढ़ा, डेरिवेशन भी इन्होंने किया है इसका, ये आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा न्यूमेरिकल भी इन्होंने लगाया है। ऐसे ही आप देखिए, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन भी इन्होंने पढ़ा, ये पूरा आप देख पा रहे हैं। इनर्शिया वगैरह, न्यूटन्स का मोशन का लॉ आ गया। तो इस तरीके से मित्रों इन्होंने बहुत कुछ पढ़ा, न्यूमेरिकल वगैरह लगाया है। और इसके बाद देखिए ग्रेविटेशन चैप्टर है, यहाँ से ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट हुआ है, ये भी इन्होंने पढ़ा कायदे से। ये सब आप देखते जा रहे हैं, बहुत कुछ इन्होंने पढ़ा। ये वर्क, पावर एंड एनर्जी हो गया। यहाँ से साउंड वेव का कॉन्सेप्ट आ गया, ये सब इन्होंने पढ़ा। और न्यूमेरिकल भी इन्होंने विधिवत लगाया है।
यहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया, मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये पढ़ा इन्होंने कायदे से, और इस तरह इन्होंने बहुत कुछ पढ़ा मित्रों। तो इनसे कुछ क्वेश्चन पूछकर देखते हैं कि इन्होंने जो पढ़ा है उसका क्या आउटपुट है इनका। तो आप हमें ये बताइए, वेव चैप्टर आपने पढ़ा है? Yes sir. वेव क्या होता है? Wave is a disturbance. वेव जो होता है, इन्होंने ये बताया कि वेव एक डिस्टरबेंस है। जैसे आप नदी में बैठे हैं तो कंकड़ फेंक रहे हैं, तो कंकड़ जहाँ गिरता है वहाँ पर लहरें उत्पन्न होती है, जो कि एक डिस्टरबेंस है, और यही क्या कहलाता है? वेव कहलाता है। तो आप ये बताइए, वेव कितने टाइप का होता है? Sir, two types. कौन कौन सा? Mechanical and electromagnetic. बहुत अच्छा, इन्होंने बताया वेव 2 टाइप का होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल। तो क्या आप दोनों में कुछ अंतर बता पाएंगे? दोनों की कुछ बातें आप बता पाएंगे? Yes sir. हाँ बताइए। Mechanical require a medium in travel. Electromagnetic required medium is not required in to travel. तो मित्रों ये बता रहे हैं कि जो मैकेनिकल वेव होता है उसके ट्रेवल के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और अगला पॉइंट, Mechanical they cannot travel in vacuum. Electromagnetic they can travel in vacuum. मैकेनिकल वेव वैक्यूम में नहीं चल सकता है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में चल सकता है। हाँ अगला बताइए। It is produced by mechanical. It is produced by mechanical disturbance in a medium. Electromagnetic. It is produced by vibrating charged particle. ये बता रहे हैं मित्रों कि जो मैकेनिकल वेव होता है वो मैकेनिकल डिस्टरबेंस इन द मीडियम में प्रोड्यूस होता है। मतलब मीडियम में कोई मैकेनिकल डिस्टरबेंस अगर किया जाए तो प्रोड्यूस होता है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है ये चार्ज्ड पार्टिकल के ऑक्सीलेशन से, मतलब वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। और कुछ इसमें है पॉइंट? Yes sir. बताइए। Mechanical speed vary depending on the medium. Electromagnetic they travel the constant speed of light in a vacuum. जो मैकेनिकल वेव होता है उसका जो स्पीड होता है वो मीडियम के अनुसार वेरी करता है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसका स्पीड कांस्टेंट होता है, जो कि लाइट की स्पीड से चलता है। तो ये बता रहे हैं इसके बारे में। और कोई पॉइंट है? Yes sir. बोलिए। Mechanical they can be transverse or longitudinal. Electromagnetic they are always transverse in nature. ये बता रहे हैं कि जो मैकेनिकल वेव होता है वह ट्रांसवर्स भी हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है, जबकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो केवल ट्रांसवर्स नेचर का होता है। क्या आप दोनों का एग्जाम्पल भी बता सकते हैं? Yes sir. बताइए। मैकेनिकल में साउंड वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में लाइट वेव। मैकेनिकल का एग्जाम्पल इन्होंने साउंड वेव बताया है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जाम्पल इन्होंने लाइट वेव बताया है। आप ये बताइए, क्या आपने मोशन चैप्टर पढ़ा है? यस सर। क्या मोशन के तीनों इक्वेशन बता सकते हैं? यस सर। बताइए। फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस तरह आपने देखा मित्रों कि ये मोशन के तीन इक्वेशन भी इन्होंने बता दिया है। अच्छा, इसमें v क्या है, u क्या है, a क्या है, s क्या है? सर v वेलोसिटी है, कौन सी फाइनल वेलोसिटी है, ठीक। u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और t टाइम है, और s डिस्टेंस है। चलिए बहुत अच्छा है। क्या आपने न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है? यस सर। फर्स्ट लॉ जानते हैं क्या होता है? यस सर। क्या होता है? According to Newton first law of motion, every object opposed to its change in state. बहुत अच्छा है। क्या न्यूटन के फर्स्ट लॉ को अनदर नेम से भी जाना जाता है? Yes sir. क्या कहते हैं? Law of inertia. इसमें एक जो इनर्शिया आया है, क्या इनर्शिया आप बता सकते हैं क्या होता है? Yes sir. क्या होता है? Inertia किसी ऑब्जेक्ट की वह प्रॉपर्टी है जो अपने स्टेट चेंज का विरोध करती है। बहुत अच्छा है। आप हमें ये बताइए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपने पढ़ा है? Yes sir. क्या उसका इक्वेशन बता सकते हैं? Yes sir. बताइए। m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 v1 plus m2 v2.
तो आपने देखा कि ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इक्वेशन भी इन्होंने बता दिया। चलिए अब कुछ केमिस्ट्री से क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। तो केमिस्ट्री में आप हमें ये बताइए, मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ा आपने? यस सर। क्या आप हमें फ्यूजन और मेल्टिंग में डिफरेंस बता सकते हैं? यस सर। बताइए। Fusion, the conversion of solid into liquid at any temperature below its melting point is called fusion. Melting, the conversion of solid into liquid at a fixed temperature is called melting. क्या आपने लेटेंट हीट का नाम भी सुना है? Yes sir. तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जरा बताइए क्या होता है? The amount of heat required to convert 1 kg of solid into liquid at a fixed temperature and atmospheric pressure is called latent heat of fusion. बहुत अच्छा है। तो मित्रों इनसे कुछ और क्वेश्चन केमिस्ट्री में पूछते हैं। तो आप हमें ये बताइए, क्या आपने इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर पढ़ा है? Yes sir. सब्सटेंस या मैटर कितने टाइप का होता है पता है? Sir, two types. क्या क्या? Pure substance and mixture. प्योर सब्सटेंस क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है? सर प्योर सब्सटेंस वह आता है जिसको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता, और मिक्सचर वह होता है जिसको फिजिकल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है। बहुत अच्छा है। आप ये बताइए, प्योर सब्सटेंस कितने टाइप का होता है? सर टू टाइप्स, कौन कौन सा? एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है? सर एलिमेंट को ना फिजिकल मेथड से क्या सेपरेट किया जा सकता है ना केमिकल मेथड से। कंपाउंड को फिजिकल मेथड से नहीं किया जा सकता और केमिकल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है। बहुत अच्छा है। अच्छा ये बताइए, मिक्सचर कितने टाइप का होता है? सर टू टाइप्स, कौन कौन सा? होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस को क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस कितने पार्ट में बटा है? सर टू पार्ट्स, क्या क्या? कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। बहुत अच्छा है। अच्छा होमोजीनियस का एग्जांपल बताइए कोई। सर साल्ट एंड वाटर। और कोलाइडल सॉल्यूशन का? सर मिल्क आइसक्रीम। और सस्पेंशन का? सैंड एंड वाटर। चलिए बहुत अच्छा है। अब इनसे बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा ये बताइए, स्टमक में कौन सा एसिड बनता है पता है? यस सर, क्या? HCl। चलिए बहुत अच्छा है। अच्छा क्या हार्ट के चारों चेंबर का नाम आप बता सकते हैं? यस सर, बताइए। लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। बहुत अच्छा है। अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पढ़ा है? यस सर। एथेनॉल का फार्मूला बताइए। C2H5OH। बहुत अच्छा है। अच्छा ये बताइए, क्या आप फोटोसिंथेसिस के बारे में जानते हैं? यस सर। क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। बहुत अच्छा है। तो मित्रों इस प्रकार आपने देखा कि ये बच्चा क्लास 9th और 10th की मैथ साइंस पढ़ लिया है, और ये अपने क्लास का ही नहीं अपने स्कूल का भी टॉपर है, ऐसा हमने इनके घर वालों से सुना है। और ये मुझे भी यकीन नहीं था, लेकिन जब हमने इनको पढ़ाया और इन्होंने रिस्पांस दिया तो मुझे ये पूर्णतः विश्वास हो गया कि ये बात सत्य है। और मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि कुछ भी काम असंभव नहीं है। आप अगर प्रयास करें तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा आप क्लास 7th में पढ़ते हैं और आपने इतना मेहनत करके ये चीज़ें अचीव किया है। हमारे ऐसे बच्चे जो 9th 10th में पढ़ते हैं और उनको साइंस मैथ हार्ड लगता है, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने भाइयों और बहनों को यह संदेश देना चाहता हूँ, जो मेरे बड़े भाई और बहनें क्लास 9 10th में पढ़ रही हैं या पढ़ रहे हैं, उनको यह बताना चाहता हूँ कि साइंस मैथ और कोई भी सब्जेक्ट कठिन नहीं होता, बस आप उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करा करिए। अगर आप मेहनत करेंगे तो कोई भी सब्जेक्ट आपके लिए कठिन नहीं रहेगा, वो आसान हो जाएगा और आप उसमें सफल भी हो जाएंगे। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप अविनाश निराला सर के यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहां से कुछ पढ़ाई कीजिए और इनके ऐप से कोर्स खरीदिए और अपने पढ़ाई को आसान बनाइए और एग्ज़ाम में अच्छा नंबर पाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मित्रों मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि जैसे इस बच्चे को हमने क्लास 7th के बच्चे को हमने 9 10th का कॉन्सेप्ट पढ़ाया और इस मुकाम तक पहुंचाया, ऐसे ही मैं चाहता हूं कि ऐसे बच्चे जो कमज़ोर हैं पढ़ने में, जिनको साइंस मैथ कम समझ में आती है, ऐसे लोग हमारे कांटेक्ट में आएँ, उनको हम अपने स्तर से पढ़ाएं। मित्रों मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 11 साल मुझे पढ़ाते हो गया
और मैं जानता हूँ क्या समस्या होती है। ज़्यादातर टीचर जो किताब में लिखा वही डिफिनेशन लिखवा देते हैं, वही कॉन्सेप्ट पढ़ा देते हैं, लेकिन बच्चों को ये उतना समझ में नहीं आता। बच्चों को समझाने के लिए आसान भाषा में टॉपिक को पेश करना पड़ता है, उसको किताबी भाषा में नहीं बल्कि व्यवहारिक भाषा में डेली लाइफ से जोड़कर पढ़ाना पड़ता है। और ये काम मैं ऑलरेडी 11 सालों से कर रहा हूँ। तो ऐसे बच्चे जो 9, 10, 11, 12 में पढ़ते हैं, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, मैथ से, बायोलॉजी से डरते हैं, इंग्लिश से, तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए हम ऑलरेडी हैं, आपका पूरा सपोर्ट करने के लिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए, यहाँ पर कुछ फ्री वीडियोज़ हैं, इनको आप देखकर डेमो ले सकते हैं। बाकी हमारे ऐप पर पेड कोर्स हैं जो हम 9 से लेकर 12 तक संचालित करते हैं। जितने भी कठिन सब्जेक्ट हैं उनको भी पढ़ाते हैं, मैं खुद भी पढ़ाता हूं और टीचरों से भी पढ़वाता हूं, तो आप उसको भी परचेज कर सकते हैं और अपने पढ़ाई को आसान बना सकते हैं। अब आजकल कोरोना के बाद ज़्यादातर बच्चे ऑनलाइन पढ़ने लग गए हैं बड़ी बड़ी कोचिंगों से। तो लेकिन समस्या ये है मित्रों कि जो बड़ी कोचिंगों के टीचर हैं वो प्रोफेशनल तरीके से पढ़ाते हैं, वो आसान भाषा में नहीं पढ़ाते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा 9th का या 10th का अगर ऑनलाइन पढ़ रहा है तो उसको अगर 2, 3 का मैथ नहीं आता, जोड़ घटाव नहीं आता, तो समझ नहीं पाएगा। लेकिन हमारे साथ क्या है मित्रों, मैं एक एक चीज़ एकदम बेहतरीन तरीके से आसान भाषा में, अगर मैं 10th का पढ़ा रहा हूँ तो उसमें अगर क्लास 5th का, 6 का, 2, 3 का भी अगर कॉन्सेप्ट आ गया तो मैं उसे भी बताता हूँ, ताकि ऐसे बच्चे जो उस विषय में कमज़ोर हैं वो भी समझ सके। मैं ये मान के पढ़ाता हूँ कि मैं ऐसे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जो भले ही 9, 10, 11, 12 में हैं, लेकिन उन्होंने प्रीवियस पढ़ाई अच्छे से नहीं की है, उनका मैथ, इंग्लिश ये सब अच्छे से तैयार नहीं है, उनका कैलकुलेशन वीक है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए बहुत ही आसान भाषा में मैं बच्चों को समझाने का प्रयास करता हूँ। लेकिन मेरा ये मिशन तब कामयाब होगा जब ये हमारा वीडियो आप मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाएँगे और ऐसे बच्चों तक पहुँचाएँगे जिनको हमारी ज़रूरत है। तो मित्रों, मैं आपका यह आभार कभी नहीं भूलूँगा और मैं ये समझूँगा कि हमारा जीवन जो बच्चों को पढ़ाने के लिए है ये सार्थक हो रहा है। तो आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और साथ ही साथ और भी बच्चों को कहिए कि एक बार पढ़ के देखें। अगर उनके ना समझ में आए तो कहिए। उनका कठिन सब्जेक्ट आसान बनाने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं और प्रयासरत हूं। बस आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है मित्रों। आशा करता हूं कि आप अपना आशीर्वाद और स्नेह अपने इस भाई को प्रदान करेंगे। तो इसी के साथ इस इंटरव्यू को समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही उत्साह भरे और भी इंटरव्यू में, और इसके अलावा कुछ कठिन टॉपिकों के लेक्चर्स में भी। तो अपना स्नेह और प्यार बनाए रखिए और हमारे वीडियो का इंतज़ार करिए। जल्द ही नया वीडियो आपके समक्ष फिर से आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।